नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है धुलाई से संबंधित उपयोगी सुझाव। आज हम जो फर्स्ट पेपर में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, धुलाई से संबंधित उपयोगी सुझाव का मतलब है कि जब हम धुलाई कार्य कर रहे हैं, यानी कि वस्त्रों को जब धोया जाता है तो उनसे संबंधित कुछ चीज़ें रहती है, महत्वपूर्ण बातें रहती है जिनके बारे में हमको पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो धुलाई से संबंधित उपयोगी सुझावों के अंदर वस्त्र की छटाई की जानी जरूरी है। छटाई मतलब होता है अलग करना, यानी कि वस्त्रों को अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी वस्त्र एक समान नहीं होते हैं, सभी वस्त्र एक समान गंदे भी नहीं होते हैं। साथ ही सभी वस्त्रों पर जो दाग लगे हैं वो भी सभी एक समान नहीं हो सकते हैं। वस्त्रों की एक समान धुलाई भी नहीं हो सकती है, कुछ रंगीन होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। तो इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों की छटाई की जाती है। इन छटाई की प्रक्रिया भी अलग अलग तरीके से होती है। सबसे पहला आ जाता है गंदगी की मात्रा के अनुसार। गंदगी की मात्रा नाम से ही पता चल रहा है कि अगर जैसे कि कोई वस्त्र बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको दूसरे वस्त्रों की अपेक्षा धोने में समय भी अधिक लगेगा, श्रम भी अधिक लगेगा। तो उन वस्त्रों को कम गंदे वस्त्रों से अलग कर दिया जाना जरूरी है, ताकि जो कम गंदे हैं उन वस्त्रों की धुलाई जल्दी हो सके, और जो ज़्यादा गंदे वस्त्र हैं उनको भिगो कर रखना है या उनको धोने में ब्रश वगैरह की आवश्यकता होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी सफाई की जाएगी। दूसरा आ जाता है यहाँ पर गंदगी की किस्म के आधार पर। गंदगी की किस्म का मतलब है कि वस्त्र पर जो गंदगी लगी है वो किस प्रकार की है। अब जैसे कि कुछ वस्त्रों पर जैसे चिकने होते हैं, जैसे कुछ वस्त्र चिकनी संरचना वाले हैं, उन पे अगर कोई गंदगी बाहरी धूल कण वगैरह लगे हुए हैं तो चिकनी सतह होने के कारण झटकने मात्र से ही वो गंदगी निकल जाती है। अगर जैसे कुछ वस्त्र सूती है, ऊनी है, जो खुरदुरी सतह वाले हैं, उन वस्त्रों में गंदगी अगर लग जाती है तो वो झटकने मात्र से नहीं निकलती हैं, उनकी छिद्रों में फंस जाती हैं। साथ ही अगर दाग जैसे कि कोई गीला दाग लग गया था, सब्जी गिर गई है, कॉफ़ी गिर गई, चाय गिर गई, तो इन दागों को निकालना अलग तरीके से रहेगा। इसलिए जो वस्त्र पर किस प्रकार की गंदगी लगी हुई है, अगर सिर्फ सूखी गंदगी है, हल्की फुल्की गंदगी है तो झटकने मात्र से ही निकल जाएगी। लेकिन अगर दाग पक्का है, रंग का है या सब्जी वगैरह का है तो उसकी गंदगी को निकालने के लिए समय अधिक लगेगा, उसकी धुलाई विशेष प्रतिक्रमकों के माध्यम से की जाएगी। तो इसी के आधार पर उन वस्त्रों की छटाई भी की जाती है। तीसरा आ जाता है कपड़े के वर्ग व किस्म के अनुसार। कपड़े के वर्ग और किस्म, यानी कि कौन से वर्ग से बना हुआ है, कौन सी किस्म का वस्त्र है। जैसे कि कुछ वर्ग जांतव रेशों से बनाए जाते हैं, कुछ वानस्पतिक बने होते हैं, कुछ खनिज तत्वों से बने हुए हैं, कुछ कृत्रिम रेशों से बने हुए हैं। अब जैसे कृत्रिम रेशों से या मानवकृत जो वस्त्र बने हुए हैं, उन वस्त्रों की धुलाई दूसरे वस्त्रों की अपेक्षा आसान रहती है, क्योंकि उन वस्त्रों पर दाग धब्बे जल्दी से छूट जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि कोई वानस्पतिक रेशों से मिले हुए हैं, लिनन है, सूती है, वगैरह, ये इस तरह के वस्त्र हैं, तो उनकी धुलाई कृत्रिम वस्त्रों की अपेक्षा थोड़ी मुश्किल रहती है। ऊनी है, रेशमी वस्त्र है, तो उनकी धुलाई का तरीका वापस अलग रहता है। यानी कि अगर साथ ही कुछ मोटे कपड़े हैं, जैसे कि दरी है, बेडशीट है, पर्दे वगैरह है, तो इनकी धुलाई में समय भी अधिक लगेगा, वस्त्रों को भिगोकर भी रखना पड़ेगा, साथ ही इसको दबाव देते हुए इनको धोना पड़ेगा।
अगर पतले कपड़े हैं तो उनकी जो धुलाई है वो आसान तरीके से हो सकती है। उनको सर्फ के घोल में भिगोकर, मसलकर या फिर साबुन ब्रश का उपयोग करके जल्दी साफ किया जा सकता है। चौथा आ जाता है कपड़े की रचना। कपड़े की रचना का मतलब है कि कपड़े की बुनाई किस प्रकार की है। जैसे कि यहाँ पे मलमल का कपड़ा है, सूती का कपड़ा है, या फिर सिल्क कपड़ा है, रेशमी है, ऊनी है, मैटिक का कपड़ा है, फलालिन का कपड़ा है। तो ये जैसे कपड़ा है उन सभी की धुलाई का तरीका भी अलग रहता है, उन पर गंदगी भी निकालने के तरीके भी अलग रहेंगे। तो जैसे कपड़े के आधार पर उनकी धुलाई एवं साबुन का उपयोग किया जाएगा तो उनकी छटाई अलग कर देनी चाहिए। पांचवा आ जाता है रंगों के अनुसार। रंगों के अनुसार यानी कि जो रंगीन वस्त्र हैं उनको सफ़ेद वस्त्रों के साथ नहीं धोया जा सकता है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्रों को अगर रंगीन वस्त्रों के साथ धोया जाए तो कई बार रंग लगने का डर भी रहता है। साथ ही सफ़ेद रंगों को नील वगैरह करना आवश्यक रहता है, तो उनको रंगीन वस्त्रों के साथ में धोया कभी भी नहीं जा सकता है। अगर जैसे कि इनको रंगों के आधार पर सफ़ेद रंग के अलग कर दिए जाए, गहरे रंग के अलग कर दिए जाए तो वस्त्रों को धोना और अधिक आसान हो जाता है। छठा आ जाता है कच्चे एवं पक्के रंग। कच्चे रंग का मतलब होता है कि वे वस्त्र जिन पे कच्चे रंग चढ़े हुए हैं तो वो एक या दो धुलाई के बाद रंग निकलना शुरू हो जाता है और वो रंग जो है दूसरे वस्त्रों पर लगने का भी डर रहता है। पक्के रंग वे वस्त्र जो कि कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं या जिन पर पक्के रंग चढ़ाए गए हैं उनको किसी भी विधि से धोया जाए रंग निकलने का डर नहीं रहता है। इसलिए जो कच्चे रंग वाले वस्त्र हैं उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। पक्के रंग वाले वस्त्र हैं जिन पे रंग नहीं निकलता है तो उनको अलग करके एक साथ धोया जा सकता है। अगली जो है वस्त्र की छटाई के बाद जो दूसरा हमको ध्यान रखना चाहिए वो है वस्त्र पर साबुन की प्रतिक्रिया। सभी वस्त्र पर साबुन और सर्फ एक समान रूप से काम में नहीं आते हैं, क्योंकि जैसा वस्त्र होगा वैसे ही इनके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये भी है कि जैसे कि क्षारीय अगर तत्व है इनमें साबुन और सर्फ में तो वे ऊनी रेशमी वस्त्रों को नुकसान पहुंचा देते हैं, और अगर कड़े साबुन हैं उनको बार बार किसी वस्त्र की सतह पर रगड़ा जाए तो उसके कारण वस्त्र की सतह खराब हो सकती है। इसलिए इनका उपयोग करने से पूर्व सबसे पहले ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें क्षारीय प्रतिकर्मक वगैरह तो नहीं है या तीव्र अम्ल वगैरह का उपयोग तो नहीं किया गया है, क्योंकि तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार के कारण वस्त्रों की सतह खराब हो जाती है, रेशे कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। अगला है दाग धब्बे छुड़ाना। सभी वस्त्रों पर अगर जैसे कि देखा जाए तो दाग धब्बे छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर सिल्क वाले वस्त्र हैं या मानव निर्मित जो वस्त्र है कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं उनको धोना आसान रहता है, दाग धब्बे छुड़ाना भी आसान रहता है, क्योंकि वो साबुन सर्फ के उपयोग से ही दाग मात्र निकल जाते हैं। लेकिन जैसे कि प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र हैं, सूती वस्त्र वगैरह हैं, लिनन है, तो इन वस्त्रों पर दाग निकालना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। खुरदुरी सतह वाले अगर वस्त्र हैं तो उनकी सतह पर दाग धब्बे कई बार गहरी तरीके से लग जाते हैं, उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि दाग धब्बों की प्रकृति पहचान कर, वस्त्र की प्रकृति पहचान कर ही दाग धब्बों को निकाला जाना चाहिए। साथ ही जैसे कि कुछ दाग ऐसे होते हैं जो चिकनाहट वाले हैं, कुछ रंगीन दाग लग जाते हैं, कुछ सब्जियों के दाग लगे हुए हैं, चाहे कॉफ़ी ब्लड किसी का दाग लगा हुआ है, तो सभी को अलग अलग प्रकार से छुड़ाया जाता है। सभी दाग एक समान नहीं निकलते हैं।
जैसे कि सूती वस्त्र पर अगर ब्लड का दाग लगा हुआ है तो उसको निकालने के लिए हमें ठंडे पानी की आवश्यकता रहेगी और साबुन सर्फ का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रोटीन तंतु के कोई दाग है, जैसे कि ब्लड का दाग है या कॉफ़ी दूध का किसी का दाग है, तो उसको निकालने के लिए हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी के उपयोग से प्रोटीन तंतु के जो दाग हैं वो कड़े हो जाते हैं और वस्त्र पर अपना दाग छोड़ देते हैं, वो धब्बा नहीं निकलता है। तो दाग धब्बों को पहचान कर भी वस्त्रों को अलग किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आ जाता है वस्त्रों की मरम्मत। वस्त्रों की मरम्मत का तात्पर्य यहाँ ये है कि धुलाई क्रिया में अगर वस्त्रों की मरम्मत पहले से ना की गई हो तो वहाँ पर और अधिक वस्त्रों के फटने वगैरह का डर रहता है। जैसे अगर कई वस्त्र कहीं से उधड़ा हुआ है तो उसकी सिलाई कर लेनी चाहिए, कहीं से थोड़ा सा फट गया है तो उसको रफू कर लिया जाना चाहिए, या हुक बटन निकल रहे हैं तो समान रंग का हुक बटन वापस लगा दिया जाना चाहिए, लेस निकल रही है लेस को वापस लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वस्त्र को धोना भी आसान रहता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय और अधिक सिलाई निकलने, उधड़ने या और अधिक फटने का डर भी नहीं रहता है। अगला है सजावटी सामग्री को अलग करना। कुछ वस्त्रों पर कई बार सजावटी सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे कि किसी पर ब्रोच लगा दिया गया, आर्टिफिशियल बटन लगा दिए जाते हैं, पिन लगाई जाती है या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह लगाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को वस्त्र की धुलाई से पूर्व निकाल दिया जाना चाहिए, वरना कई बार जैसे मशीन में धोने के कारण वस्त्र में से निकलकर कहीं फंस जाते हैं और उपकरण भी खराब होने का डर रहता है। साथ ही वस्त्र में कहीं उलझकर खींचने की वजह से वस्त्र के फटने का भी डर रहता है। तो इन चीज़ों को अगर निकाल दिया जाए तो वस्त्र की धुलाई और अधिक आसान हो सकती है। उसके अलावा जैसे कोई पिन वगैरह लगी हुई है, सेफ्टी पिन वगैरह लगी है, तो उसको भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार नमी के संपर्क में आने पर जंग लगने की वजह से या वस्त्र पर दाग लगने का डर भी रह सकता है। अगला है जेब खाली करना। जेब खाली करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कई बार जैसे कि कपड़ों के जेब के अंदर कई बार कुछ चीज़ें रख दी जाती है, मान लीजिए कोई पेन वगैरह ही है या फिर जैसे कि कोई पैसे रह गए, कोई सिक्के रह गए, तो वो पानी के संपर्क में आकर, साबुन के संपर्क में आकर गीले होकर फटने का भी डर रहता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पानी के संपर्क में आकर उसका रंग निकल जाए और वो उसको रंग के फैलने के कारण वस्त्र पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है, वस्त्र खराब भी हो सकते हैं, इसलिए उसको निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगला है धुलाई सामग्री एवं उपयोगी सामान। धुलाई सामग्री एवं उपयोगी सामान से यहाँ पर संबंध ये बताया गया है कि जैसे कि हम कोई भी वस्त्र धोने बैठे हैं तो सबसे पहले जो वस्त्र धोने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होगी, उन सभी सामग्री को एक साथ एकत्रित करके उचित स्थान पर रख लिया जाना चाहिए। जैसे कि टब की आवश्यकता है, सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए, ब्रश चाहिए या फिर बाल्टी चाहिए, मग चाहिए, पानी वगैरह है, कैसे लिया जाएगा, कहाँ रखना चाहिए, किस प्रकार से धोया जाएगा, दाग धब्बे निकालने के लिए अगर कुछ आवश्यक है किसी और पदार्थ की, तो उन सभी को भी एक साथ लेकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर एक साथ सामग्री इकट्ठी नहीं की जाएगी तो बार बार हमें बीच में उठना पड़ेगा, इसमें समय और श्रम बहुत अधिक व्यर्थ होगा, इसलिए हमें सभी सामान को एक साथ लेकर ही काम में लिया जाना चाहिए। अगला आ जाता है 8वां जो है वो है उपयुक्त स्थान का चुनाव। उपयुक्त स्थान के चुनाव से तात्पर्य है कि वस्त्र को कहाँ धोया जाना है, उसके लिए एक सही स्थान का चुनाव कर लिया जाना चाहिए।
जैसे कि सर्दी के समय हमेशा धूप में बैठकर वस्त्रों को धोया जा सकता है। साथ ही वहाँ वस्त्र धोने चाहिए जहाँ के पानी की निकास की सुविधा बराबर हो, पानी लेने में आसानी रहे, वस्त्रों को सुखाने में आसानी रहे और वस्त्र उपयोगी सामान के लिए जो चाहिए वस्त्र धुलाई के लिए, उन सभी सामग्री को भी वहाँ पर जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो ऐसे स्थान पर बैठकर ही वस्त्रों को धोया जाना चाहिए। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन बहुत अधिक आवश्यक रहता है क्योंकि वस्त्रों को धोते समय बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता रहती है। सभी साबुन या जो प्रतिकर्मक काम में लिए जा रहे हैं वे एक समान प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जल के साथ, क्योंकि अगर किसी स्थान विशेष पर कठोर जल है तो वहाँ पर साबुन अगर उस कठोर जल के साथ उपयोग में लिया जा रहा है तो वो चिपचिपा एक पदार्थ बनाता है गोंद के समान, जो कि पूरी तरीके से वस्त्र पर से मैल निकालने में असमर्थ रहता है। लेकिन अगर मृदु जल का उपयोग करके वस्त्र की धुलाई की जा रही है तो बहुत अधिक मात्रा में झाग भी उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही वस्त्र की सतह से गंदगी वगैरह जो है वो आसानी से निकाल दी जा सकती है। अगला है उचित विधि का धुलाई की विधि उचित लेना। धुलाई की उचित विधि के उपयोग का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम वस्त्रों को किस विधि से धोएंगे। जैसे कि महंगे वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र हैं, या जैसे प्योर के वस्त्र हैं और भारी वस्त्र हैं, तो उनको घर पे धोना अगर नहीं है, आसान नहीं है, तो उनको ड्राई क्लीन करने के लिए बाहर दिया जा सकता है। साथ ही ऊनी वस्त्रों को अगर घर पर धोया जा रहा है तो उनके रेशे खराब ना हो, उनके रेशे दबे नहीं, इसलिए उसको ईजी वगैरह में धोया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रेशमी वस्त्र है तो उसकी धुलाई किस प्रकार से की जाएगी, मशीन में धोना है तो कौन से वस्त्र मशीन में धोए जाए, कौन से वस्त्र हाथ के माध्यम से धोए जाए, इन सभी का सही प्रकार से जो विधि ली जानी है धुलाई की वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही भारी वस्त्र हैं तो उसको भिगोकर धोया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। गर्म पानी की आवश्यकता है, गर्म पानी डालकर धोया जाना है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जैसे किसी वस्त्र पर चिकनाई के दाग हैं तो उसको सामान्य विधि से ठंडे पानी से धोकर निकाला नहीं जा सकता है, उसे धोने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता रहेगी। तो ऐसे में सही विधि और सही तरीके से अगर वस्त्रों को धोया जाए तो वस्त्र धोना काफ़ी आसान हो सकता है। अगला है सुखाने का स्थान। वस्त्र धोने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि वस्त्रों को कहाँ सुखाया जाएगा, उसके लिए एक सही स्थान का चुनाव किया जाना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ऊनी वस्त्र है तो वो वस्त्र भीगने के बाद भारी हो जाते हैं, उनको लटका कर नहीं सुखाया जा सकता है, क्योंकि लटकाने से कई बार वस्त्रों के जो आकार है वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए उनको सुखाने के लिए एक समतल चौरस स्थान का उपयोग किया जाना चाहिए जहाँ पर गंदगी भी ना हो और वस्त्रों को आसानी से सुखाया जा सके। जो हल्के वस्त्र हैं जिनको अलगनी पे सुखाया जा सकता है तो क्लिप वगैरह की पूरी सुविधा होनी चाहिए ताकि वस्त्रों पर क्लिप लगाई जाए, ताकि हवा के संपर्क में आकर वस्त्र उड़ेंगे नहीं। अगर रंगीन वस्त्र हैं तो उनको सुखाने के लिए छायादार स्थान का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि धूप के संपर्क में आकर रंग के फीके पड़ने का डर भी रहता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक उचित स्थान का चयन किया जाना बेहद जरूरी है। अगला है इस्त्री करना। वस्त्र धुलाई के पश्चात वस्त्र सूखने के बाद में वस्त्रों को इस्त्री किया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार वस्त्रों पर सलवटें पड़ जाती हैं। खासकर लिनन के जो वस्त्र हैं, सूती वस्त्र हैं, इन पे सलवटें बहुत अधिक देखी जाती हैं और ऐसे वस्त्रों को सीधा ना तो पहना जा सकता है, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व को भी अच्छा नहीं दिखाते हैं, साथ ही पहनने में अनाकर्षक दिखते हैं। इसलिए उनको अगर सलवटों को निकालने के लिए प्रेस कर दी जाए तो वस्त्र सीधे समांतर हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। साथ ही वस्त्रों में चमक भी बढ़ जाती है। तो ऐसे वस्त्रों का उपयोग करने पर काफ़ी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, व्यक्तित्व आकर्षक दिखने लगता है। तो प्रेस किया जाना बेहद ज़रूरी है। आज हमने पढ़ा वस्त्र की धुलाई से संबंधित उपयोगी सुझावों के बारे में। आज हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। बेहद जल्द हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।